नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। संविधान की कक्षा की अगली कड़ी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है अगला है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो पूरा वीडियो देखिएगा। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए गए हैं। बेसिकली संक्षेप में चीजों को लेकर के आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगली कड़ी भारतीय संविधान की। आज अगला टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसे संक्षेप में हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी की अगर बात किया जाए तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। कहाँ उल्लेख किया गया है? भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि मूल अधिकारों का उल्लेख मैंने बताया था कि भाग 3 में किया गया है संविधान में। मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अगर देखें तो अमेरिका के संविधान से है। नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से इंस्पायर्ड है? आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक मानी गई है, वाद योग्य मानी गई है, यानी इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक मानी गई है और ये गैर वाद योग्य है, यानी इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उद्देश्य की बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकार का, और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वतः लागू है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना प्रमुख उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इसके तत्वों में सबसे बड़ी बात है कि इसे लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है, यानी सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा तभी यह लागू होगा। तो आप सभी याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के अंदर कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात करता है, राज्य के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, लिया गया है। ये सकारात्मक है और गैरवाद योग्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसको लागू कराने के लिए सरकार का विधान के द्वारा लागू कराना आवश्यक है। इसके बाद अगर बात किया जाए अगली कड़ी पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में कहाँ है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश प्रस्तावना में मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया था? तो याद रखिएगा 1976 में इसे पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान कहाँ पर मिलते हैं? तो आपके मेल और फीमेल दोनों सिटीजन्स को आजीविका के यानी जीवन यापन के साधन प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान आर्टिकल 39A में मिलता है, अनुच्छेद 39A में प्राप्त होता है। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 39B में 39B में इसका प्रावधान मिलता है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो का प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 39C में यह प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे।
इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39D यानी आर्टिकल 39D में मिलता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 की अगर बात किया जाए तो इसके द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। मौलिक कर्तव्य सबसे प्रारंभ में 10 थे, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे चल करके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य या बालकों को गार्जियंस या माता पिता द्वारा शिक्षा सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 12 सदस्य थे। इसमें स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे जो नामित किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम लिया जाए तो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए समिति थी एस वर्मा समिति। तो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम कौन सा था, JS वर्मा समिति थी। वर्ष 1999 में इसका गठन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य कौन सा था, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया दोस्तों कि जिससे यह बात केवल आपके मौलिक कर्तव्यों में ही न रह जाए, आपके प्रैक्टिकल जीवन या वास्तविक जीवन में भी उसका अवसर मिले। जब अभिभावक या माता पिता चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तभी बच्चा स्कूल जा पाएगा और उसे शिक्षा व्यवस्था मुहैया हो पाएगी। ये भी आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करते हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51A में, और पार्ट आपका है 4A यानी 4 का आपके भाग 4 के का या 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो आपके आर्टिकल 51A में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के का में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों में सबसे बड़ी बात है, यह मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए बात की गई है। अभी जस्ट आपने देखा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे, जिसमें 12 सदस्य थे। और इसके अलावा मैंने एक समिति भी बताई, अगर बात किया जाए तो JS वर्मा समिति, जो आपने देखा यह मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश या प्रावधानों से संबंधित थी। अब मौलिक कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें और उनका पालन करें। यह आवश्यक भी है कि राष्ट्रीय चीजों का हम मान सम्मान करें, इसलिए पहला रखा गया। दूसरा, स्वतंत्रता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ही प्राप्त हुई है, इसलिए उनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। अगली बात है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब उसे किसी भी प्रकार से नष्ट ना होने दें। यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात किया गया है, यूनिटी की, इंटीग्रिटी की बात किया गया है, जिसे हमें बनाए रखने का हमारा नैतिक दायित्व है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए निरंतर अग्रसर रहें। अगला आपका है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का आप त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगली बात है हमारी सामाजिक
छठवां आपका अगला मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, यानी उनमें वृद्धि करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी जीवों पर दया करना है। प्राकृतिक रूप से जो हमें संपत्ति मिली हुई है उसकी देखरेख, हिफाजत करना हमारा दायित्व है। वन हो, झील हो, नदी हो, तालाब हो, ये सब क्या है? हमारे दायित्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल 48 ए भी था, जो आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 48 ए जो आपके डीपीएसपी में दिया गया है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हमारी दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए और अपने आप में सुधार लगातार किया जाना चाहिए। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति हमारी ही है दोस्तों, जनमानस की ही है, इसलिए उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा ही है। उसमें हमारे आपके ही खून पसीने की कमाई लगी हुई है, यानी सरकार जो टैक्स वसूलती है उसी टैक्स से हमारे विकास का काम करती है, तो वह संपत्ति हमारी ही है, हमारे लिए ही बनाई गई है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। अगला है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। विशेष रूप से कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो, सभी गतिविधियों के माध्यम से हर क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर अपनी वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। जब हमारी वृद्धि होगी तो राष्ट्र की वृद्धि होगी और राष्ट्र निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ेगा। जब हम डेवलप करेंगे, हमारा विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। ये 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआत में ही जब आपके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तभी दिया गया था। अंतिम में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जुड़ा, जिसमें कहा गया माता पिता या संरक्षक जो भी हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने प्रतिपाल्य या बालकों को, बच्चों को यथास्थिति शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इन मौलिक कर्तव्यों को विशेष रूप से आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मैंने कहा मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। इनकी प्रेरणा स्रोत की अगर बात किया जाए तो सोवियत संघ, वर्तमान रूस ही इसके प्रेरणा स्रोत हैं, यानी रूस के संविधान से ही यह से हमने प्रेरित होकर के इन सारी चीजों को लिया है। इसकी अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। संविधान में इसका उल्लेख है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद या आर्टिकल 51 ए या 51 के का में। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके संविधान में जोड़ा गया है, जो आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की बात करते हैं अब। राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पहली बात देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक इसके प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित। हालांकि ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 72 में, 72 में भी मर्सी की बात किया गया है, जो प्रेसिडेंट से ही संबंधित है। तो 52 से 62 बेसिकली राष्ट्रपति के प्रावधान से संबंधित है। देख लेते हैं आर्टिकल। सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा
और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी सभी कार्य सरकार के द्वारा जो किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचक एक निर्वाचन मंडल से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और आपके दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उसमें हिस्सा लेते हैं। अनुच्छेद 55 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान आर्टिकल 55 में किया गया है, जो आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की अगर बात करें तो उसमें सामान्य रूप में मैंने बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उसे किया जाता है, जिसमें अलग अलग वोट वैल्यू डिसाइड की गई है। अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और जब तक उसका अगला प्रतिनिधि नहीं आ जाता है तब तक वह पद पर रहेगा। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता का होना आवश्यक है, यानी सामान्य रूप में एक से अधिक बार भी वह निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 58 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 59 आपका राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, सेवा शर्त की बात करता है। अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट उसका प्रारूप या स्ट्रक्चर दिया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, जो सिद्ध कदाचार यानी संविधान के अनुरूप कार्य न करने पर जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, उसका प्रावधान किया गया है। 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय कहा गया है, यानी 5 वर्ष से पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। इसके अलावा आकस्मिक रूप में अगर कोई दुर्घटना होती है और पद रिक्त होता है तो विद इन 6 मंथ राष्ट्रपति के पद का चुनाव होगा। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। किसी कारण से अगर राष्ट्रपति सक्षम नहीं है और पद पर नहीं बैठ पा रहा है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी सक्षम नहीं है या मौजूद नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद को फिल करता है। जस्टिस हिदायतुल्ला ऐसे ही एक मात्र अकेले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया जाए तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन विधि की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शामिल है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत सिस्टम है और गुप्त मतदान होता है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के पद के अर्हता की बात किया जाए तो राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ का पद नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर ये सारी योग्यताएं वह पूरी करता है तो राष्ट्रपति के पद पर वह कार्य कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता धारित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया की बात किया जाए तो उम्मीदवारों के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 होना चाहिए, यानी 50 सांसद निर्वाचक सांसद जो निर्वाचक हैं उनमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए। जमानत राशि वर्तमान में 15,000 रुपए है और जमानत राशि की जब्ती के लिए यह प्रावधान है कि कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है, यानी यह
कुल मिलाकर के अगर डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है और उसे यह 15,000 रुपए वापस नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करें तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आर्टिकल 61 में दिए गए प्रावधान के अनुसार हटाया जा सकता है, या उसकी मृत्यु हो जाए तो वह पद रिक्त हो जाता है। उसने त्याग पत्र दे दिया हो तो वो पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, जो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य कभी भी अवैध घोषित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तभी उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्य का होना चाहिए और नोटिस प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। पारित होने के लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं। कार्यकारी शक्ति की सबसे पहले बात करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 कहता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, आर्टिकल 77 कहता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़कर, यानी सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में आता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का अधिकार है। विधायी शक्तियों की बात करते हैं। तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना अनुच्छेद 85 में दिया गया है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, बुलाना अनुच्छेद 108 में प्रावधान है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। विधेयकों पर अनुमति से संबंधित अधिकार आपके अनुच्छेद 111 में है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार आपके आर्टिकल 123 में दिया गया है। न्यायिक शक्ति पर एक नजर डालते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दी गई है। उच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में दी गई है। आकस्मिक शक्ति की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के द्वारा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 352, 356 और 360 भी ध्यान रखेंगे। वित्तीय शक्ति की बात कर लेते हैं। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, पेश करवाने का अधिकार 112 के तहत राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है, अनुच्छेद 267 के तहत। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अन्य शक्तियों की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न की जाती हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है वह। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि होता है। राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना, यह भी राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है।
भारत के राष्ट्रपति पर एक नजर डालते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल के अनुसार कार्य किया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति बने रहे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, जो दूसरे व्यक्ति क्रम के अनुसार राष्ट्रपति रहे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। इसके उपरांत न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, यानी जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। वराहगिरी वेंकटगिरी इसके बाद आते हैं। अगले राष्ट्रपति आपके चौथे राष्ट्रपति, 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं। इसके बाद फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, फिर छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी आते हैं। इसके बाद 7वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह, 8वें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन, 9वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति के रूप में के आर नारायण और 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। इसके अलावा इसके उपरांत 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल जी रहीं 2007 से लेकर के 2012 तक। इसके उपरांत 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे 12 से 17 तक। 14वें राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी रहे 25 जुलाई से लेकर 2017 के बाद। अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल इसके बाद 15वें राष्ट्रपति के रूप में आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल फिलहाल में शपथ ग्रहण किया है, जिसे आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में अगर बात किया जाए तो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है, तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात किया जाए तो दंड से पूरी तरह क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, परिहार कर सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है, विराम कर सकता है, सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, प्रविलंबन यानी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाने की क्षमता आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में आता है। इसके बाद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्ति प्राप्त है। विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, जिसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। निलंबन वीटो वो है विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार वीटो जिसे कहते हैं, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, यह आपके पॉकेट वीटो में आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। 70वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा इसे संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाएगा। पद रिक्त से 6 माह के अंदर अंदर, मैंने आपको बताया भी। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, अन्यथा दोनों की अनुपस्थिति पर भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जिन्होंने जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक अपना कार्यभार संभाला है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है।
महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है और भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पर नजर डाला जाए, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। इससे संबंधित अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 76 में इसका प्रावधान है। यह इसकी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा आपका अटॉर्नी जनरल या कैग के रूप में नियुक्ति दी जाती है। यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है, लेकिन संसद की कार्यवाहियों में भाग तो लेता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। पारिश्रमिक के रूप में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उसे निर्धारित पारिश्रमिक कितना मिलना चाहिए। इसके उपरांत मैंने बताया कि आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर यह वित्त आयोग गठित होता है। वित्त आयोग आपके केंद्र के करों में राज्यों के हिस्से की पहल करता है कि कितना हिस्सा उसे दिया जाना चाहिए। साथ में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की बात करता है। ग्राम पंचायत और नगर निकाय के लिए विशेष आय की व्यवस्था या टैक्स की व्यवस्था आदि पर यह चर्चा करता है। तो अभी तक आपके 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 1951 में, जिसके अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, जो 1952 से 57 तक रहे। दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। तीसरा 1960 में गठित होता है, जो ए के चंदा थे, इसके अध्यक्ष। चौथा वित्त आयोग 1966 में गठित होता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, याद रखिएगा 66 है। 66 से 69 तक इनका कार्यकाल रहा। पांचवा 1968 में गठित होता है, महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष रहे। छठा 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष रहे। सातवां जे एम सेलट इसके अध्यक्ष रहे। आठवां 1982 में वाई बी चौहान की अध्यक्षता में गठित हुआ। नौवां एन के पी साल्वे की अध्यक्षता में गठित हुआ। 10वां के सी पंत की अध्यक्षता में गठित हुआ। 11वां 1998 में ए एम खुसरो की अध्यक्षता में। 12वां डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 2005 से 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। 13वां डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में 2010 से 2015 तक इनका कार्यकाल रहा। 14वां वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित हुआ। 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। 15वां एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक चल रहा है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। 14वें वित्त आयोग के वाई वी रेड्डी थे। 13वें के विजय केलकर। 12वें की सी रंगराजन, ये ध्यान रखिएगा। और शुरुआत के 2-3 याद रखिएगा। प्रथम के सी नियोगी 1951, दूसरा के संथानम 1956, तीसरा ए के चंदा 1960। ये जरूर ध्यान रखेंगे कम से कम। अन्य नजर डाल लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी अपना पद कब धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार या विधि अधिकारी माना जाता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता को। याद रखिएगा, महान्यायवादी केंद्र सरकार में होता है। राज्य सरकार में जो विधि अधिकारी होता है उसे एडवोकेट जनरल माना जाता है, कहा जाता है, महाधिवक्ता कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी कैग की नियुक्ति की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 148 के तहत
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति करती है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया 1976 में। कब अलग किया गया? केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया 1976 में। यह भी ध्यान रखेंगे। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की बात किया जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 165। ठीक है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि आपको पता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि अगर हम महान्यायवादी की बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह धारण करता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। कैग पर एक नजर डालते हैं तो कैग से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे प्राप्त होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है। कार्य की अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है, राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। और रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की और राज्यपाल को राज्य के लेखों की रिपोर्ट कैग द्वारा सौंपी जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आज के संविधान की यह कक्षा पूर्ण हुई। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं और साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।